Good morning, everyone. एक मिनट वेट करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट अभी कनेक्टिंग पे हैं। तुलसी, ये Vivo 1726 कौन है ये? हेलो, अपना माइक अनम्यूट करो। अच्छा, ऑडियो कनेक्टिंग ले रहा है। हेलो, माइक अनम्यूट करो। Vivo 1726 बोल के दिखा रहा है जिसका अभी अपना वीडियो। सर हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं आशीष धान बोल रहा हूँ। आशीष, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखो साथ में, ठीक है? ओके सर। हाँ, और एक जन है Vivo 1726। अभी एक लड़की थी जो अपना वीडियो स्टार्ट की थी, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कम से कम लिखे, पहले नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के ही आए, ठीक है? विदाउट नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए कोई अगर आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आगे क्लासेस में। अटेंडेंस के लिए प्रॉब्लम होता है, हमको पता ही नहीं रहेगा कि कौन है, तुम कौन हो, किसमें मैं अटेंडेंस डालूंगा। नेक्स्ट क्लास याद रखना आशीष, तुम भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना। और Vivo 1726 जो है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। ओके, तो क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को फर्स्ट हेडर फाइल के बारे में पढ़ाया था सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सी प्रोग्रामिंग में मोर देन 10 हेडर फाइल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है? बट हमने पहला हेडर फाइल कल के क्लास में पढ़ा था जिसका नाम था हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड जो है ये कॉमन है, इसको प्री प्रोसेसर बोला जाता है। उसके बाद जिस हेडर फाइल को यूज करना है उसका नाम हमको लिखना होता है, जैसे stdio.h, math.h, conio.h, stdlib.h, अलग अलग हेडर फाइल होते हैं, ठीक है? तो सभी के बारे में तो एक बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने हैश इंक्लूड stdio.h के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया था, और उसके अंदर आने वाले दो फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था जिनका काम इनपुट और आउटपुट करना था। तो हैश इंक्लूड stdio.h के अंदर में पहला फंक्शन आता था जिसका नाम था printf, एंड सेकंड फंक्शन आता था जिसका नाम था scanf। ओके, तो पहला फंक्शन था जिसका नाम था printf एंड सेकंड फंक्शन था जिसका नाम था scanf।
एंड प्रिंटफ एंड स्कैनफ के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखते हो उस लाइन को या उस मैसेज को वो क्या करेगा, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। जो भी कोडिंग हम करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि टर्बो C++ के 2 स्क्रीन होते हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम टर्बो C++ है, ठीक है, इस टर्बो C++ के 2 स्क्रीन पार्ट होते हैं। पहला स्क्रीन पार्ट जहां पे हम सारा कोडिंग करेंगे, सेकंड स्क्रीन पार्ट जो है जिसके अंदर हमको उसका आंसर दिखेगा। तो अगर मैं प्रिंटफ के अंदर कोई भी मैसेज या फिर कोई भी लाइंस, कोई भी वैल्यू में लिखता हूं, whatever line or message that we want to print on output screen, जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, आउटपुट के अंदर देखना चाहते हैं, इस स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, उस चीज को हमको कहाँ लिखना होगा, प्रिंटफ के ब्लॉक के अंदर लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो प्रिंटफ का काम है आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट करना। स्कैनफ का काम क्या है? स्कैनफ एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे, स्कैनफ उस वैल्यू को ले जाके रैम मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। रैम मेमोरी सी प्रोग्रामिंग से सपोर्टेड है, सी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, एंड जब भी हम कोई भी वैल्यू स्कैनफ के थ्रू रैम मेमोरी के अंदर डालेंगे तो रैम मेमोरी के एक वेरिएबल के अंदर जाकर वो वैल्यू स्टोर होगा, डायरेक्ट रैम मेमोरी में नहीं होगा। रैम मेमोरी के अंदर एक जगह होगा जिस जगह के अंदर जाके वैल्यू हमारा स्टोर होगा, उस जगह को वेरिएबल बोला जाता है। ये जो बॉक्स है हमारा, ठीक है, जो स्टोरेज एरिया है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीज हमने पढ़ा था और हेडर फाइल के अलग अलग नेम्स के बारे में भी जाना था। ठीक है, अब आज के क्लास में हमको क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने ये सारा चीज जान लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडर फाइल, मतलब हेडर फाइल नंबर 2। किसी भी सी प्रोग्रामिंग के सिंपल से सिंपल प्रोग्राम करने के लिए हमको 2 हेडर फाइल की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 ये सब जब करेंगे तो हमको 2 हेडर फाइल अपने कोडिंग पे सबसे पहले लिखना होगा। एक तो stdio.h है जो मैंने कल पढ़ा दिया था, आज के क्लास में एक और हेडर फाइल पढ़ा रहा हूं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीजें हैं वो जानेंगे। सी प्रोग्रामिंग को ओपन कैसे करते हैं, मोबाइल ऐप के बारे में मैं बताऊंगा, टर्बो C++ को ओपन एंड क्लोज करने में बताऊंगा। ठीक है, वो तो मैंने पहले एक बार बता दिया है, फिर भी एक बार और बताऊंगा। ओके, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहले पीडीएफ स्टार्ट करेंगे और हम पीडीएफ की जगह पे मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, जो हमारा नोट है उससे पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा वेट करो। देखो, ये हो गया था, प्रिंटफ हो गया था, स्कैनफ हो गया था। स्कैनफ मैंने बता दिया था आप लोगों को। फॉर्मेट कोड के बारे में नहीं बताया हूँ, बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा, इसको मैं अभी स्किप किया हूँ। फॉर्मेट कोड के बारे में, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा। ये हमारा नेक्स्ट हेडर फाइल है, जिस हेडर फाइल का नाम है हैश इंक्लूड conio.h, conio.h यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे। ठीक है, conio.h को क्या बोला जाता है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल या कैरेक्टर इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी बोला जाता है, कोई कोई वो भी बोलता है। तो conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल या कैरेक्टर इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, तो ये जो हेडर फाइल है ये अपने अंदर भी 2 फंक्शंस रखी है, लिखा हुआ है it is also a predefined header file which is used as a supported file for getch function and clr scr function।
इस हेडर फाइल का काम, ये हेडर फाइल एक सपोर्टेड फाइल है दो फंक्शंस का। पहला है getch फंक्शन, दूसरा है clr/scr फंक्शन। ठीक है, ये दो फंक्शंस इस हेडर फाइल के अंदर आते हैं। तो इन दोनों फंक्शंस का भी कुछ काम है, बट अगर इन दोनों फंक्शन को हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वो हेडर फाइल को हमारे पेज के टॉप में लिखना होगा। stdi.h लिखते हैं printf scanf के लिए, उसी तरह getch फंक्शन और clr/scr फंक्शन जो यहाँ पे दो फंक्शंस नए दिए हुए हैं, ठीक है, इसके लिए हमको ये हेडर फाइल लिखना होगा। ओके, क्लियर? तो इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को एग्जाम्पल वाइज समझा रहा हूं व्हाइट बोर्ड के अंदर, उसके बाद getch फंक्शन और clr/scr फंक्शन का डेफिनेशन वाइज समझाऊंगा। ठीक है, देखो सभी कोई, तो हेडर फाइल्स के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट हमारा जिसका नाम है हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये हेडर फाइल, ये तो हमारा प्री प्रोसेसर हो गया यहां से यहां तक। ओके, conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल के अंदर में दो फंक्शंस आती हैं। ठीक है, कौन कौन सा फंक्शन इसके अंदर आती है? पहला है getch फंक्शन और दूसरा है clr/scr फंक्शन। ठीक है, इस हेडर फाइल के अंदर में दो अलग अलग फंक्शन आता है, पहला है getch, दूसरा है clr/scr फंक्शन। ओके, तो getch फंक्शन क्या है या clr/scr फंक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो अभी ध्यान से समझना है और जहां पे डाउट होगा पूछना है। clr/scr फंक्शन का काम होता है previous clear previous output from output screen, clear previous output from आउटपुट स्क्रीन। प्रीवियस आउटपुट को आउटपुट स्क्रीन से क्लियर करने के लिए clr/scr फंक्शन होता है। ठीक है, getch फंक्शन का काम क्या होता है बताऊंगा, सारी चीज को डिस्क्राइब करके अच्छे से। getch फंक्शन का काम होता है होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, और कांस्टेंट द आउटपुट स्क्रीन। आप बोल सकते हो होल्ड द आउटपुट स्क्रीन या कांस्टेंट द आउटपुट स्क्रीन। तो इस हेडर फाइल के अंदर में दो फंक्शंस आती हैं। clr/scr फंक्शन का काम है कि सपोज मेरे को तीन प्रोग्राम में तीन असाइनमेंट आपको करने के लिए दिया। अब पहला असाइनमेंट किए, उसका आंसर देखें,
आउटपुट स्क्रीन में उसका आंसर आपको दिखेगा। मतलब जैसे कि ये हमारा टर्बो सी प्लस प्लस है, मान लीजिए मैंने अभी बनाया था, अभी इरेज कर दिया, फिर से मैं बना रहा हूँ। टर्बो सी प्लस प्लस हमारा है, ठीक है, और थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, ये हमारा टर्बो सी प्लस प्लस है, सोच लो, ठीक है। इसके इसके दो स्क्रीन पार्ट है, ये हमने एक स्क्रीन बना दिया, इनपुट स्क्रीन, और ये हमारा हो गया क्या, आउटपुट। ये इनपुट स्क्रीन हो गया और ये आउटपुट स्क्रीन हो गया, ठीक है, दो स्क्रीन पार्ट हमारा है। तो हमको सबसे पहले जब प्रोग्राम लिखने स्टार्ट करेंगे तो ये हेडर फाइल देंगे एस इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल देंगे। और एक हेडर फाइल देना पड़ेगा, कौन सा, एस इंक्लूड conio.h देंगे। दो हेडर फाइल हमको देना, ठीक है। सबसे पहला दो स्टेप, स्टेप नंबर 1 ये लाइन होगा, स्टेप नंबर 2 ये लाइन होगा, ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। ओके, उसके बाद इसके फंक्शंस को हम नीचे यूज कर सकते हैं, मतलब प्रिंट और स्कैनफ को यूज कर सकते हैं। conio.h के भी फंक्शंस हम नीचे यूज कर सकते हैं, मतलब getch और clrscr यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं जिसका आंसर सोच लो एबीसी आया, पहला प्रोग्राम मैंने एक प्रोग्राम लिखा इनपुट स्क्रीन पे, इसका आंसर एबीसी आया, फिर मैंने इनपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया, हटा दिया, बैकस्पेस मार के पूरा हटा दिया, फिर मैंने दूसरा प्रोग्राम लिखा, उसका आंसर आया 1 2 3। तो ये जो एबीसी था ये पहले प्रोग्राम का आंसर था। जब मैंने सेकंड प्रोग्राम लिखा तो सेकंड प्रोग्राम का आंसर क्या दिखाना चाहिए आउटपुट स्क्रीन में, 1 2 3 जो आंसर है वो दिखाना चाहिए। बट होगा क्या, पहले प्रोग्राम का आंसर ऑटोमेटिकली इरेज नहीं होगा आउटपुट स्क्रीन से। मतलब अगर आप सेकंड प्रोग्राम करते हो उसका आंसर 1 2 3 आना चाहिए, तो 1 2 3 एबीसी के साथ मिक्स होके आ जाएगा, मतलब एबीसी पहले प्रोग्राम का आंसर इरेज ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्योंकि मेरा सेकंड प्रोग्राम का आंसर 1 2 3 आना चाहिए, अगर एबीसी 1 2 3 मिक्स होके आएगा तो मेरे को कंफ्यूजन होगा कि मेरा आंसर ये आना चाहिए बट ये मिक्स होके पहले के साथ क्यों आ रहा है। मेरे को पहले वाले आउटपुट को यहां से क्या करना है, क्लियर करना है। तो इसीलिए जब हम सेकंड प्रोग्राम करेंगे, पहला प्रोग्राम का आउटपुट एबीसी आया, बट जब हम सेकंड प्रोग्राम करेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि पहला प्रोग्राम का आंसर मेरे साथ में मैच होकर मिक्स होके आए, तो सेकंड प्रोग्राम करते समय हमको यहाँ पे क्या देना होगा, अपने प्रोग्राम के अंदर clrscr फंक्शन का यूज करना होगा। तो clrscr फंक्शन का जब हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम पे इनपुट स्क्रीन पे, तो ये clrscr फंक्शन क्या करेगा, हमारे प्रीवियस आउटपुट को, प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर को क्लियर कर देगा, मतलब प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ हमको आंसर में क्या दिखेगा 1 2 3। मेरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अगर आप clrscr नहीं दोगे तो दोनों मिक्स होके दिखेगा, और अगर दोगे तो प्रीवियस आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये clrscr का काम क्या है, आउटपुट स्क्रीन के अंदर से प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर देना। मेरा बात समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट getSys फंक्शन की तरफ, ठीक है। अगर हम किसी प्रोग्राम में getSys फंक्शन नहीं लिखते हैं, सोच लो मैं जो बोल रहा हूं, अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर getSys फंक्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो ये आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट तो दिखेगा, मतलब अगर मेरा 1 2 3 आंसर है तो मेरे को 1 2 3 आंसर दिखेगा, बट ओनली लेस देन 1 सेकेंड के लिए दिखेगा, लेस देन 1 सेकेंड, और वन टाइप ऑफ फ्लैश में दिखेगा और हट जाएगा। मेरा मतलब समझना, मैं फिर से बता रहा हूं। सपोज मैंने एक प्रोग्राम किया जिसका आंसर जो है हमको आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, सपोज उसका आंसर 1 2 3, ये प्रोग्राम सही है, कंपाइलर चेक किया प्रोग्राम पूरा सही है, उसका आंसर मुझे 1 2 3 दिखा, कहां पे दिखा, आउटपुट स्क्रीन पे दिखा, बट जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखा, मतलब 1 सेकंड से भी कम आया और चला जाएगा। अगर हम getSys नहीं देंगे तब ये काम होगा, मतलब ये 1 2 3 आएगा
बट 1 सेकंड से भी कम, मतलब हाफ सेकंड से भी कम, बहुत ही जल्दी फ्लैश में आएगा और चला जाएगा। जिससे अगर बहुत बड़ा आउटपुट तुम्हारा रहा, सपोज 1 2 3 तो छोटा सा लाइन ना, अगर 5 6 लाइन का तुम्हारा आंसर रहा तो आप अपने कॉपी में उसको नोट डाउन नहीं कर पाओगे, आप उसको अच्छे से देख नहीं पाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे, मतलब फ्लैश जैसा आएगा और चला जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि कुछ आया और गया। ठीक है, तो ये getCH फंक्शन हम जब लिख देंगे कोडिंग करते समय इनपुट स्क्रीन के अंदर, तो ये getCH फंक्शन क्या करेगा, जो भी आउटपुट इस कोडिंग से निकलेगा, जो भी आंसर इस कोडिंग से यहाँ पे निकलेगा, इस आंसर को होल्ड करके रखेगा, इस स्क्रीन को भी होल्ड करके रखेगा, जाने नहीं देगा। ठीक है, कांस्टेंट रखेगा। जब तक आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करते हो तब तक, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तब जाके ही ये स्क्रीन क्या होगा, हटेगा और आप इनपुट स्क्रीन पे आओगे। ठीक है, इनपुट स्क्रीन आपको ऑलवेज दिखता रहता है, बट आउटपुट स्क्रीन कब दिखता है, जब हम प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करते हैं उसके बाद दिखता है। अगर मैं getCH फंक्शन नहीं दूंगा तो आपको आउटपुट स्क्रीन तो लगेगा कि आया, बट ऑटोमेटिकली वो चला भी जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा और फिर से तुम इनपुट स्क्रीन पे आ जाओगे। तो आप अपने आंसर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे अच्छे से ज्यादा टाइम के लिए। तो इसीलिए हम getCH देते हैं, जिससे ये स्क्रीन क्या होकर है, होल्ड होकर रहे, हमारे आंसर जो हमारा आउटपुट है वो हमको दिखे, हम उसको नोट डाउन कर पाए। ठीक है, और जब हम कोई कीबोर्ड में से कोई की प्रेस करेंगे तब जाके ये आउटपुट से निकल के ये स्क्रीन से निकल के फिर से इनपुट स्क्रीन पे आएंगे। इनपुट स्क्रीन ऑलवेज दिखता है, आउटपुट स्क्रीन जब हम पूरा प्रोग्राम कर रहते हैं फिर दिखता है। ठीक है, और उसको दिखाने के लिए, मतलब इनपुट स्क्रीन से आउटपुट स्क्रीन पे हमको अगर जाना है, जैसे मैंने पूरा प्रोग्राम लिख लिया, लिखने के बाद अगर मेरे को इनपुट स्क्रीन से आउटपुट स्क्रीन में अगर जाना है तो Alt प्लस F9 की पहले प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर CTRL कंट्रोल प्लस F9 की उसके बाद प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे कंट्रोल F9 की प्रेस करेंगे ये पूरा कोडिंग कन्वर्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो चीज मैंने बताया है। हाँ गौरव, कुछ क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट करके पूछिए। गौरव सर वो हेलो सर। बोलो बोलो। सर वो getCH और CLRC है सर, ये वाला एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में लिखना होता है या फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम में? नहीं, उसका पोजीशन में बताऊंगा कहाँ पे लिखना है। ठीक है, प्रोग्राम अभी तक बताया नहीं हूँ, कल के क्लास में जब पोजीशन बताऊंगा मैं तो पोजीशन बताऊंगा किस स्टेप पे लिखना है। ठीक है, ओके सर। हाँ, एक दिन के लिए वेट करो, कल जो प्रोग्राम में कराऊंगा तो मैं बताऊंगा CLR कहाँ लिखना है, getCH कहाँ लिखना है, printf कहाँ लिखना है, scanf कहाँ लिखना है। ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ इतना समझ के रखना है कि 2 हेडर फाइल सबसे टॉप में लिखना है। आप CLR और मतलब pony.h और stdio.h उसको आपस में एक दूसरे को स्विच कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, वो चलेगा। ठीक है, बट टॉप में होना चाहिए दोनों। ओके ओके ओके। हाँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि और अदर जो फंक्शंस उसके अंदर आते हैं उसको कहाँ कहाँ प्लेस करना है। ओके सर। हाँ ठीक। नहीं देते तो बोल रहे कि अभी दी होगी सर, ज्योतिर्मय जाना ना, कितना मार्क आया, कुछ आया कुछ तो ये मार्क पूछ रहे तो बोल रहा हाँ कब दी है, पूछो कब दी थी और क्या मार्क आया था। ठीक है, कितना टाइम पे दी थी, कम से कम इतना तो पूछ, 3 बजे तो बोली ना। ओके, तो आगे जानते हैं, डेफिनेशन वाइज जान लेते हैं। देखो, तो ये हो गया हमारा। देखो ये जो ब्लैक कलर का स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, ठीक है, यही आपका है आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, एक बार मैं पीडीएफ में भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो पीडीएफ भेजा था उस पर भी आपको दिखा रहा हूँ। सभी को ध्यान से फोकस करना। नीचे जाते हैं हम थोड़ा सा, CLR और getCH की यहाँ पे डेफिनेशंस दिए हैं, जानेंगे उसके बारे में। बट यहाँ देखो आप,
टर्बो सी प्लस प्लस के स्क्रीन पार्ट को देखो, इनपुट स्क्रीन ये है, ब्लू कलर का स्क्रीन आएगा इनपुट स्क्रीन, यहाँ पे हम ऐसे कोडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप भी दिया है कि सीएलआर रजिस्टर कहाँ लिखना है, गेट सीएच कहाँ लिखना है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी है, ठीक है। तो इनपुट स्क्रीन में पूरा कोडिंग लिखने के बाद ऑल्ट F9 प्रेस किया जाता है, ठीक है, फॉर कंपाइलिंग पर्पस। कंपाइलिंग पर्पस मतलब चेक करने के लिए और कन्वर्सन करने के लिए हाई से लो लेवल में बाइट कोड में, एंड कंट्रोल F9 किया जाता है बाइट कोड से हाई लेवल के लिए, जिससे हमको आउटपुट स्क्रीन दिखेगा। तो कंट्रोल F9 करेंगे जिससे हमको आउटपुट स्क्रीन दिखेगा, और ये जो आउटपुट स्क्रीन होता है ये ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। तो इनपुट स्क्रीन में जो कोडिंग किए होंगे उसका रिजल्ट हमको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देता है, ओके। तो ये है पूरा स्क्रीन पार्ट टर्बो सी प्लस प्लस का, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या है। दिस हेडर फाइल ऑल्सो कंटेन टू फंक्शंस लाइक, ये हेडर फाइल भी दो फंक्शंस रखती है, पहला है CLR दूसरा है getStage फंक्शन। तो CLR फंक्शन में क्या लिखा है, इट इज ए क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, विच इज यूज्ड टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम कंसोल स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है जिसका काम होता है प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करना, ठीक है। इट इज ए क्लियर स्क्रीन फंक्शन विच इज यूज्ड टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम कंसोल स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है जिसका काम होता है कि जो भी प्रीवियस आंसर रहेगा प्रीवियस क्वेश्चंस का उसको क्लियर करना, और प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ आपको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? प्रैक्टिकल के टाइम पे मैं फिर से बताऊंगा CLR का यूज आपको, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन दिया है getCH। getCH में लिखा है, थोड़ा वेट करो, 2 तारीख से 2 तारीख 2 तारीख को दे दो उसको, 2 तारीख को दिया, आज क्या तारीख 14, हाँ तो बोला हो गया है। getCH फंक्शन का काम होता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट आउटपुट और फॉर शोइंग कंसोल स्क्रीन कॉन्स्टेंटली। इस फंक्शन का काम है आपको कांस्टेंट आउटपुट दिखाना और आपका आउटपुट स्क्रीन कॉन्स्टेंटली शो करना। माइक म्यूट करके रखो, बार बार हम बोलते हैं। कुछ पूछना है तो पूछोगे भीमा, माइक अनम्यूट करो, नहीं तो हम यहाँ से म्यूट कर देंगे तो सबका म्यूट हो जाएगा, फिर अनम्यूट नहीं कर पाओगे। तो देखो getCH में लिखा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट आउटपुट और फॉर शोइंग कंसोल स्क्रीन कॉन्स्टेंटली। इस फंक्शन का काम होता है कांस्टेंट आउटपुट स्क्रीन दिखाना और आपके आंसर्स को कॉन्स्टेंटली आउटपुट स्क्रीन में शो करना, ठीक है। इसका भी प्रैक्टिकल कल के क्लास में करेंगे, printf का, CLR का, getCH का सारा प्रैक्टिकल कल के क्लास में होगा, जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, कल प्रैक्टिकल होने वाला है, सभी को प्रेजेंट भी रहना है। आगे क्या लिखा देखते हैं, नोट दिया गया है स्केप कैरेक्टर्स। देखो सी प्रोग्रामिंग में ना 2 स्केप कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहला है /n, बैकस्लैश, और डिवीजन वाला स्लैश नहीं, बैकस्लैश n, इसको /n बोला जाता है। इसका काम होता है न्यू लाइन के लिए, मतलब अगर हमको सी प्रोग्रामिंग में एक वर्ड के नीचे दूसरा वर्ड लिखना है तो उसके लिए हम /n कैरेक्टर यूज करते हैं, मतलब ये एंटर का काम करता है, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन में अगर मेरे को एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन लेके आना है तो उसके लिए हम /n देंगे। यूज बताऊंगा मैं क्या होता है, /n का काम क्या है मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। तो /n का काम है जब भी हम इसको लिखेंगे अपने सी प्रोग्रामिंग के कोडिंग के अंदर और इनपुट स्क्रीन के अंदर, तो वहां पे उसका काम होता है कर्सर को नीचे न्यू लाइन में लाना, ठीक है। और /t का काम होता है टैब स्पेस मेंटेन करना, मतलब अगर आप टैब छोड़ना चाहते हो, एक /t दिए मतलब इतना स्पेस छूट जाएगा, 2 /t दिए मतलब ज्यादा स्पेस छूट जाएगा, ठीक है। टैब स्पेस के लिए होता है, दोनों का यूज भी कल के क्लास में आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को टर्बो C++ का स्क्रीन पार्ट बता दिया। नीचे आएंगे, अब आ जाते हैं यहाँ पे
लास्ट चीज है प्रोसेस टू ओपन टर्बो C++। ध्यान से सुनना, जितने लोगों के घर में कंप्यूटर या पीसी है, ठीक है, उसके लिए मैं आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास खत्म होने के बाद ही पीसी ऐप टर्बो C++ का और मोबाइल ऐप का लिंक दोनों भेज दूंगा। जिनके थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से हम। ओके, तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ, तो ध्यान से सुनना सभी कोई, जितने स्टूडेंट के घर में पीसी या लैपटॉप है, ठीक है, वो इस प्रोसेस का यूज करके टर्बो C++ ओपन कर सकते हैं। मैं मोबाइल ऐप का लिंक भेज दूंगा आपको, गूगल प्ले स्टोर में जाके उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और मैं पीसी ऐप को सेंड कर दूंगा आपको। पीसी ऐप को अपने व्हाट्सएप से डाउनलोड करके कंप्यूटर में लेके जाना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आई एग्री, नेक्स्ट 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 करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके। किस तरह ओपन करेंगे टर्बो C++ को उसको बता दे रहा हूं। क्लास खत्म होने के बाद ही मैं मोबाइल ऐप का लिंक भेज दूंगा और टर्बो C++ का ऐप भी भेज दूंगा। पीसी के लिए अलग भेजूंगा, मोबाइल ऐप के लिए अलग भेजूंगा। सभी कोई जिनके घर में जिनका मोबाइल फोन सिर्फ है वो मोबाइल पे करेंगे। ठीक है, मोबाइल पे डाउनलोड करके रख लेंगे, उसको ओपन करेंगे तो कोडिंग एरिया दिखाएगा, इनपुट स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन दोनों दिखाएगा। ठीक है, ओके। तो सभी को मैं बता दे रहा हूं कैसे ओपन करेंगे। ओपन करने के दो अलग अलग प्रोसेस हैं टर्बो C++ का। अगर पीसी में ओपन करना है तो, अगर हमको पीसी में ओपन करना है तो उसके लिए उसका दो प्रोसेस है। ठीक है, तो एक तो लिखा है गो टू स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम, टर्बो C++, ये एक प्रोसेस है। और एक है कि आप डेस्कटॉप, अगर आपका डेस्कटॉप आइकॉन में टर्बो C++ का आइकॉन दिया है डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो वही आइकॉन पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। तो मैं सिंपल प्रोसेस लूंगा। कभी भी हम टर्बो C++ इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, कभी भी हम टर्बो C++ इंस्टॉल अगर करते हैं तो हमारा डेस्कटॉप में उसका आइकॉन बन जाता है। तो देखो ऐसा आइकॉन रहेगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, इस तरह का आइकॉन रहेगा। तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे करोगे इसका ऐप ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐप ओपन हो गया। ये इस तरह से ऐप ओपन हो गया बस। तो ये ऐप हमारा है, ऐसे ओपन हो जाएगा। आपको क्विट करना मैं बताया था, फाइल में जाके क्विट करोगे और एग्जिट बोल के लिखोगे, एंटर मारोगे। ये था पीसी के लिए। मोबाइल फोन के लिए मैं मोबाइल का लिंक भेज दूंगा, अब मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, उस लिंक को क्लिक करके। ठीक है, अच्छा, आज मैंने जितना कुछ पढ़ाया, एक हेडर फाइल के बारे में पढ़ाया, दो फंक्शंस के बारे में पढ़ाया, टर्बो C++ ओपन करने के लिए बारे में पढ़ाया। ठीक है, क्या आप लोगों में से किसी को कुछ डाउट है? अगर डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन करो। सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, अगर डाउट है तो क्वेश्चन कीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में जाके क्लियर बोल के रिस्पॉन्ड कीजिए। एवरीवन, हेलो, किसका माइक अनम्यूट है पूछो। सभी कोई रिस्पॉन्ड करें। मैं सबका रिस्पॉन्ड चेक कर रहा हूं, सभी कोई रिस्पॉन्ड करे फटाफट। जितने स्टूडेंट अभी हैं लॉगिन पे, सभी कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। आइडल होके नहीं बैठना है और कॉपी एंड पेन जरूर रखना है अपने साथ में। जो भी कुछ डाउट होता है डाउट को लिखना है, क्वेश्चंस करनी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप खुद क्लियर नहीं हो पाओगे इस टॉपिक पे। ठीक है, कहीं भी 1% का भी डाउट लगता है क्वेश्चन करोगे।
ओके तो क्लास वाइंड अप करेंगे। मैं अभी आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक भेज दे रहा हूं और पीसी ऐप का सॉफ्टवेयर भेज दे रहा हूं। जिसका पीसी है, पीसी ऐप को डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी के अंदर, ठीक है। और उसी को यूज करके आपको आगे जाकर असाइनमेंट्स करनी है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।